नमस्कार। मैं हूँ शोभा किरण। आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत और ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम कविता विद किरण। तो किरण आपके सामने हाजिर है और कविताएं वो इस तरह आएंगी कि मैं बुलाऊंगी किसी बहुत ही प्रसिद्ध और जानी मानी हस्ती को और हम उनके बारे में जानेंगे बहुत सारी बातें, उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनके साहित्य से जुड़ी हुई कुछ रचनाएँ सुनेंगे और इस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आदरणीय रास बिहारी सहाय जी, जिन्हें हम रास दादा रास के नाम से जानते हैं। तो और मुझे लगता है कि उनसे हर कोई परिचित होगा, फिर भी थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं उनके बारे में दे देती हूँ। वो एक एक्टर हैं, एक सिंगर हैं, एक पोएट हैं, एक राइटर हैं और वो उनकी एक अपनी खुद की जो संस्था है उसके बारे में बता दूं, जीना चाहता हूँ मरने के बाद, जिसके वो चेयरमैन हैं, जिसके वो संस्थापक हैं। और एक उनकी संस्था है जिसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय साहित्योपचार कला संस्कृति महाकुंभ। साथ ही साथ वो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो चंद संस्थाओं के मैं नाम लेना चाहूँगी। नियंत्रण एवं संयोजन प्रमुख हैं आरोह अवरोह पत्रिका के, वरिष्ठ संरक्षक हैं देवसील मेमोरियल के, प्रधान संपादक हैं जीना पत्रिका के, साहित्यिक पत्रिका है ये एक। फिर ये संरक्षक हैं लेख्य मंजूषा जो कि पटना से प्रकाशित होती है। और उसके बाद वो संरक्षक हैं आदिशक्ति फाउंडेशन नई दिल्ली प्रेरणा दर्पण के। और भी बहुत सारी बातें हम उनसे मिलकर उन्हीं से जानेंगे। और एक छोटी सी बात मैं उनके बारे में बता दूं, 1972 में उनकी 2 उपन्यासें आई थी, किराए की मौत और कूट का डब्बा, जिसमें से किराए की मौत जो थी वो बहुत ही जिसने प्रसिद्धि हासिल की थी, पूरी देश विदेश में उसने ख्याति प्राप्त की थी। और चलिए अब हम मिलकर दादा को मंच पर स्टूडियो में आमंत्रित कर लेते हैं। रास दादा रास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने इस कार्यक्रम में। और मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी, जैसा कि आपने बातचीत के सिलसिले में मुझे बताया था कि आप बिहार से हैं और आपके जो पिता की नौकरी थी वो ट्रांसफरेबल थी। तो लोगों की धारणा है, ये जो आम धारणा होती है कि जो ट्रांसफरेबल जॉब होते हैं उसमें बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, बाधित होती है। तो आप इस परिस्थिति से आगे बढ़कर बड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी शिक्षा कहीं बाधित हुई थी? आपकी जो सोच है इस बारे में वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा। जी, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच का। ये नाम बहुत दूर तक, शायद क्षितिज के द्वार तक जा पहुँचा है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जो इनकी कार्यशैली है और जिस तरह से ये अपने कार्य को कर रहे हैं समर्पित भाव से, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में इस स्थान पर शायद ही कोई संस्थाएं हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। संस्था के अध्यक्षा आदरणीय कीर्ति काले जी, मुखिया श्री हरिप्रसाद जी और अभिन्न साथी श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी और अन्य जितने भी हैं, सबको मेरा प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप आई और आपने अपना प्रश्न रखा। पहला, ये जो आपने शुरुआत की कि मेरे एजुकेशन का, या अगर किसी के पिता एक ट्रांसफरेबल जॉब में हैं तो उनके बच्चों का, उनका एजुकेशन, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हो पाती है, क्योंकि हमेशा अवरोध हो जाता है, क्योंकि एक जगह से ट्रांसफ़र 2 ढाई साल 3 साल में हो ही जाता है। तो वो एक सरकारी नियम है, उसके हिसाब से अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं तो आपका ट्रांसफ़र उस तरीके से होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि सरकार की ये व्यवस्था है कि आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं
और आपका वो स्थानांतरण होता है, तो एक विशेष सुविधा ये दे दी जाती है कि वहाँ से आप स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट लेके आप जहाँ आपके पिता का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ आप जाते हैं। तो वहाँ पे ये सुविधा आपको दी गई है कि आप अपना सर्टिफिकेट शो करके, सरकारी ट्रांसफ़र को शो करके आपका एडमिशन हो जाता है। तो आपके एडमिशन में कोई परेशानी नहीं है। रही बात कि एक माहौल से दूसरे माहौल में आपका जाना, तो वो एडजस्टेबल है, वो हो जाता है, उसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। हमने झेला है इन चीज़ों को, तो मुझे कभी कोई इस तरह की परेशानी नहीं हुई। और शिक्षा में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरी समझ से हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर कहीं एक स्थान पे टिके रहते हैं तो वहाँ निश्चित रूप से एक माहौल होता है। बट एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ का एक नया अनुभव भी आपको मिलता है। तो बहुत सारे अनुभव आप कलेक्ट करते जाते हैं। तो मैं इसे बहुत अनुचित नहीं समझता। जी जी दादा, आपने बिल्कुल सही कहा। सरकार की जो ये व्यवस्था है कि ट्रांसफरेबल जॉब में जब जैसे ही तबादला किसी दूसरी जगह पर होता है तो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको बड़ी ही आसानी से किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, जो कि अन्य बच्चे जो उसी शहर में रह रहे होते हैं उनके लिए ये मुमकिन नहीं होता। ये सरकार की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। आपकी पढ़ाई बिल्कुल बाधित नहीं हुई, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मेरा तो ये मानना है कि जो बच्चे ट्रांसफरेबल जॉब में जिनके पिता होते हैं उन बच्चों को बाकी बच्चों की तुलना में जो व्यवहारिक ज्ञान है वो ज़्यादा मिल पाता है, इसलिए कि वो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा जगहों पर घूमते हैं, भ्रमण उनका ज़्यादा हो पाता है। और उनको मुझे लगता है कि उनको दोस्त भी अपनी ज़िंदगी में बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा मिलते हैं। अब दादा, हमें अपने परिवार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। और जब आप कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसके नीचे आप लिखते हैं एक दार्शनिक, पागल, फ़कीर, चिंतक। इन सब बातों के पीछे क्या वजह है, हमें थोड़ा बताइए इस बारे में। हाँ, बहुत खूबसूरत प्रश्न है आपका। आपने मेरे परिवार के विषय में पूछा है कि फैमिली क्या है, कौन है, कहाँ है। और दूसरा कि मैं दार्शनिक, पागल, फ़कीर, चिंतक, क्रांति विचारक ऐसा कुछ लिखता हूँ। तो आपके पहले प्रश्न का ये उत्तर मैं दूँ कि मेरी एक पत्नी, 3 बच्चे, 2 मेल चाइल्ड, 1 फीमेल चाइल्ड, सभी शादीशुदा, सभी अपने अपने जगह पे अच्छे से रह रहे हैं। अच्छी शिक्षा उन्होंने ली और समाज में एक अच्छा स्तर पाके वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। मैं खुश हूँ, वो खुश हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। हाँ, सभी बहुत अपने स्थान, अपने पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा टॉपर रहे। और दूसरे बच्चे के विषय में ये कह दूँ कि वो पहला इंडियन था जिसका फैशन डिज़ाइनिंग के वर्ल्ड में भारत से पहली बार सिलेक्शन हुआ, किसी भारतीय का। और वो भी मिलान में जब वो गया तो वहाँ भी उसने वो वर्ल्ड वाइड टॉप किया अपने अपने क्षेत्र में, जो मेंस वियर कहते हैं उसको। और ऑल इंडिया टॉपर रहा हमेशा लिफ्ट में। तो ये है, बेटी भी, दे ऑल आर इन जॉब, अच्छे से हैं लोग। बस इतना ही से मतलब है मेरा। खुश हैं, अच्छे हैं, हमारी आपकी चिंता करते हैं, एक अच्छे सामाजिक प्राणी हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपके पूरे परिवार के बारे में जान करके। आप सब यूँ ही खुश रहें, यूँ ही प्रसन्न रहे, ऐसी हमारी कामना है ईश्वर से। अब दादा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप एक सिंगर हैं, एक राइटर हैं, एक एक्टर हैं, एक पोएट हैं,
और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। साथ ही आपने एक बहुत अलग और ख़ास मकाम हासिल किया है समाज में। तो सभी जानते हैं कि किसी भी मकाम को हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं जीवन में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको इस मकाम तक पहुँचने के लिए किस तरह के संघर्ष करने पड़े, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी हाँ, मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। 3 संस्था तो मेरी है, जीना चाहता हूँ मरने के बाद, फाउंडेशन एक भारत 1972, क्योंकि इसकी स्थापना मैंने 1972 में किया, तो इसलिए मैं इसके पीछे 1972 लगाता हूँ। एक तो ये होगी, दूसरी है जिंदा फाउंटेन पेन, वो एक संस्था है मेरी, और तीसरी है अखिल भारतीय साहित्योपचार संस्कृति महाकुंभ। अगर मैं साहित्योपचार की व्याख्या करूँगा, जो एक नया शब्द मैंने दिया, तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा। बस इतना ही बता दूँ आपको कि साहित्य से समाज को उपचारित किया जा सकता है। साहित्य ही एक ऐसा साधन है जो आपके उपचार का साध्य बन सकता है। किसके लिए? समाज के लिए। साहित्य व्यक्ति और समाज दोनों को सही कर सकता है। इसलिए मैंने साहित्य उपचार की संज्ञा दी वहाँ पे। तो अखिल भारतीय साहित्य उपचार संस्कृति महाकुंभ, जीना चाहता हूँ मरने के बाद, आप ऐसे कार्य करें जिसमें ये आपकी अनुभूति होनी चाहिए कि जब आप जाएं तो आपके अच्छे कर्मों का, उसकी चर्चा यहाँ हो और लोग आपका अनुकरण करें। ऐसी मेरी सोच है, इसलिए जीना चाहता हूँ बनने के बाद। लंबी व्याख्या है, लेकिन थोड़े में इतना आप समझ लें। जिंदा फाउंटेन पेन ये है, और छोटा सा कि आप मेरा फाउंटेन पेन जो है वो जिंदा है, और वो आँख बनकर हर किसी पे नज़र डाले हुए है सारी चीज़ों पर, और उसको निचोड़ कर अपनी कलम में बांध रहा है। तो ये जिंदा फाउंटेन पेन का एक साहित्यिक मतलब है। रही बात कि मैं एक्टर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, और राइटर पोएट तो हूँ, जैसा कि आप देखते हैं, लेकिन मैं वास्तविक रूप में दार्शनिक हूँ। मैं उस दर्शन तत्व को बाहर लेके आता हूँ, चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो गायन हो, या फिर मेरी पोएट्री हो, या फिर मेरी लेख हो। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना दादा का जो व्यक्तित्व है जितना प्रभावशाली है, उतना ही प्रभावशाली उन्होंने अपनी सभी संस्थाओं के नाम भी रखे हैं, या यूं कहा जाए कि नामकरण बड़े सोच समझ के बिल्कुल जीवंत किए गए हैं। अब दादा, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जो कि क्योंकि आप लेखन से जुड़े हैं और ये जो सवाल है ये भी लेखन से जुड़ा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कैसे लेखन के क्षेत्र से जुड़ गए, लेखन के फील्ड में कैसे जुड़े, और ये सिलसिला कब शुरू हुआ? ये जो भी बातें हैं वो सारी बातें हमें विस्तार से बताइए। जी, जैसा कि आपने पूछा कि मैं लेखन से कब से जुड़ा हूँ और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है, इस बारे में मैं ये बताऊँ कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो एक समय आया, वो चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था। चाइना से हिंदुस्तान का एक भारत की लड़ाई छिड़ी, और चाइना ने बड़ी यूँ कह लूँ कि अनएक्सपेक्टेड वो वार रहा। बहुत विश्वास था हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, श्री नेहरू जी को, कि चाइना का बड़ा अच्छा दोस्त है। लेकिन उस समय ये बड़ा ज़बरदस्त एक लड़ाई छिड़ी। हिंदुस्तान, भारत की हालत बहुत अच्छी नहीं थी।
आज़ादी के कुछ साल बीते थे, 1961-62 की बात है। तो उस समय एक बॉम्बार्डिंग से बचने के लिए वो जेड खोला जाता था, और जेड में ये एक सिस्टम था कि उसमें आप कूद जाएं, जब भी बॉम्बार्डिंग हो तो आप उसमें कूद जाएंगे तो आप बच जाएंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें थीं। बड़ा अजीब उस बालक मन पर एक अजीब सी बात घर कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, और हमारा देश, ये पल रहा था अंदर में, दिख रहा था मुझे। तो मैंने अपनी पहली रचना उस समय लिखी। अंतर्मन से वो शब्द आ गए कि ऐ माँ तेरे रक्षक हम, मानेंगे तेरे सब नियम, इस वतन के लिए हमने प्रण है किए, तिरंगे झंडे तले आके हम, ऐ माँ तेरे रक्षक हम, ऐ माँ तेरे रक्षक हम। तो ये एक अनजाना जोश, कुछ समझ में नहीं आता था, लड़ाई क्या है, झगड़ा क्या है, देश क्या है, दुनिया क्या है, लेकिन अपनी माँ के लिए, अपनी भारत माता के लिए एक अंदर से वो जोश उबलने लगा। और हम मोहल्ले के बच्चे, क्या कॉलोनीज़ के बच्चे, वो ईंटा पे चावल लाइन की तस्वीर बना के और वो सड़कों पे निकल जाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, चावलाई मुर्दाबाद, और कई सारी बातें। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई। उसने मेरे हृदय को, उस घटना ने मेरे हृदय को एक कवि हृदय बनाया और एक लेखक बना दिया। फिर बाद में मेरे आलेख आने लगे। और जहाँ तक मेरी दूसरी एक रचना जो हुई, जो मैंने परिवार के लिए लिखा, बहनों को चढ़ाने के लिए लिखा, कि साहिब उनकी कुछ बातों को थोड़े में कह देता हूँ। मेरा नाम है राजदादा रासबिहारी, और ऐसा था कि 5 बहनें हैं मेरी। तो मेरी 5 बहनें छोटी देखने में सभी है मोटी, बड़ी मुझसे लड़ा करती है, छोटी नाक धुआ करती है, तीजी की तो बात निराली, और चौथी, ऐसे करके मैंने वो लंबी रचना उस समय लिखी। और पिताजी ने मेरी इस चीज़ को पहचाना, और उन्होंने जब एक डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुआ बाल कविता प्रतियोगिता, तो उसमें मुझे ले जाके खड़ा कर दिया उन्होंने, और खड़ा करके उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें सुनाना है। और मेरा एडमिशन हुआ, उसमें सुनाया गया, और अंतोगत्वा मुझे प्रथम पुरस्कार मिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उसने मेरी कविता यात्रा को बढ़ा दिया, और तब से मैं करने लगा। तो लगभग 50-55 सालों से ये सिलसिला, और भी ज़्यादा शायद, चल रहा है। जहाँ तक मेरी मनपसंद रचना का सवाल है, मैं 2-4 पंक्तियाँ गुनगुना देता हूँ। वैसे शुरू में मैं ये कहता हूँ कि लगी है होड़ पाने की, गंवाना हमने सीखा है, खुदा के सामने एक सिर झुकाना सीखा है। लगी है होड़ पाने की, गंवाना हमने सीखा है, खुदा के सामने बस एक सिर झुकाना सीखा है। 2 पंक्तियाँ, लंबी रचना है। और मैं दूसरी अपनी एक रचना की 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि कुछ देखी कुछ अनदेखी, हाँ, बदनाम शायर इसके शीर्षक है कि कुछ देखी कुछ अनदेखी, हाँ, चाहत का परिणाम हूँ मैं, कुछ देखी कुछ अनदेखी, हाँ, चाहत का परिणाम हूँ मैं। यारों मुझको नफरत करना, यारों मुझको नफरत करना, शायर बड़ा बदनाम हूँ मैं। कुछ देखी कुछ अनदेखी, हाँ, चाहत का
परिणाम हूँ मैं। कुछ देखी कुछ अनदेखी, हाँ चाहत का परिणाम हूँ मैं। तो लंबी रचना है, लेकिन इस पूरी रचना को सुनाने में आधे घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं यही समाप्त करता हूँ। कभी ऐसा मौका लगा तो ज़रूर सुनाऊँगा। धन्यवाद। इसका मतलब है कि दादा के लेखन की जो शुरुआत है वो बचपन में ही हो गई थी, उसकी नींव बचपन से ही डल गई थी। यूं ही किसी ने नहीं कहा है कि होनहार पीरवान के होठ चिकने पात पूत के लक्षण पालने में ही दिखाई देते हैं। दादा जब बहुत छोटे थे, 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम पर बाल मन पर प्रभाव पड़ा और देशभक्ति से जो प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पहली रचना लिखी थी। दूसरी रचना उन्होंने अपनी बहनों पर लिखी थी, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। और आपने जो हमें आज रचना सुनाई, कुछ देखी कुछ अनदेखी, हाँ चाहत का परिणाम हूँ मैं, यारों मुझसे नफ़रत करना शायर बड़ा बदनाम हूँ मैं। बहुत ही लाजवाब पंक्तियाँ, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ, लेकिन अफसोस इस बात का कि आपने इस रचना को पूरा हमें नहीं सुनाया, क्योंकि समय का अभाव है। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द हम एक बार फिर दादा को आपके सामने लेकर आएँ और बहुत सारी रचनाएँ और बहुत सारी जो कविताएँ हैं दादा हमें सुनाएँ। दादा, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, तब का समय था और एक आज का समय है, आपने बदलाव देखे हैं, तो कितना बदलाव आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं समाज में? आज जो है कि हम बिल्कुल डिजिटल हो चुके हैं, साहित्य बदल चुका है, लेखन बदल चुका है। आजकल के जो कवि हैं वो अपना प्रचार प्रसार इन्हीं माध्यमों से करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है? क्या साहित्य, आपको लगता है कि साहित्य एक व्यापार हो चुका है और चलते चलते जीना चाहता हूँ मरने के बाद, ये क्या है? ये थोड़ी सी जो बातें हैं वो सब हमें बताते चलिए। बड़ा खूबसूरत प्रश्न है आपका, बड़ा जीवंत प्रश्न है। हाँ, यही तो मेरे दर्शन का की वजह है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है तब के समय में और अब के समय में इस बदलाव का। बदलाव प्रकृति का नियम है और ये आता रहता है हर वक्त। आज डिजिटल है, कल कुछ और आ जाएगा, कल कुछ था, कल ज़िंदगी में बहुत ठहराव थे, अभी ज़िंदगी में बहाव है, तो ये चलता रहता है, स्पीड बढ़ती रहती है। इसलिए बदलाव से दुखी न हो, बदलाव के साथ स्विंग विद द करंट। जिंदगी की ये बात समझनी होगी, करंट के साथ तैरना सीखना होगा, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में आप इनके साथ चलने की कोशिश करें। हर वक्त एक नया वक्त होता है और उस नए वक्त के साथ आप में एक नया बदलाव आना चाहिए। हाँ, जहाँ तक संस्कार और मान्यताओं की बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि संस्कार जप के आप किस संस्कार को बुलाना चाहते हैं, तो ये जपना बंद करें और आज का जो प्रवाह है, इस प्रवाह में आप प्रवाहित हो, आप निकल पड़े, क्योंकि इस बदलाव में अगर आप अपनी पुरानी बातों को ही कहते रहेंगे, सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आप में ठहराव आ जाएगा। और ठहराव ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी के लिए हमेशा
बहाव है। जो ठहर गया वो मृत्यु है, जो बहता रहा वही जीवन है। तो आपको ऐसे ज़िंदगी के साथ उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे निकलना है। हाँ, कुछ बातें तब भी गलत थी, कुछ बातें अब भी गलत हैं, तो हम गलतियों से बचें और आगे चलें। आपने सही कहा, साहित्य व्यापार हो चुका है। तो हम साहित्य की, उसके व्यापारीकरण की बात से पहले दो बातें ज़रूर करें कि व्यापारीकरण साहित्य का तब हुआ जब शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यापारीकरण हो गया। जिस बुनियादी शिक्षा, जिस बुनियादी स्वास्थ्य की बात हम करते रहे युगों युगों से, आज वही सबसे बड़ा व्यापार बनकर, राक्षस बनकर आपके सामने मुंह फाड़े खड़ा है और आपकी सारी कमाई बोले जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो। तो जहाँ असमानता इस तरह से बिखरेगी, वहाँ कैसे आप साहित्य को सुरक्षित रख पाएंगे? तो साहित्य भी अपना व्यापारिक स्वरूप जो है वो दिखलाता है। इसलिए आवश्यक है हम जड़ को खोदें और वहाँ सुधार करें, वहाँ लगे कीड़ों का उपचार करें, तभी संभव है साहित्य को भी साहित्य बने रहना व्यापार। धन्यवाद। अंतो गत्वा आपने पूछ ही लिया कि जीना चाहता हूँ मरने के बाद क्या है। थोड़ी व्याख्या मैंने शुरू में की है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से बता दूं। दो पंक्तियां हैं कि जीना चाहता हूं मरने के बाद, फकत अंदाज है जीने का मोहब्बत में जहर पीने का, मोहब्बत में जहर पीने का। धन्यवाद। तो दर्शकों, दादा ने जो ये बातें बताई इस सवाल के जवाब के माध्यम से, वो हम सब के लिए एक संदेश है कि जीवन धारा के साथ चलना चाहिए। ज़िंदगी बहने का नाम है, ठहराव का नाम ज़िंदगी नहीं है। ठहराव का नाम मृत्यु है, मौत है, बहाव है। ज़िंदगी एक बहाव है। तो हमें वक्त के साथ, समय के साथ चलना चाहिए। अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। और जो दूसरे सवाल के जवाब में दादा ने कहा कि साहित्य व्यापार इसलिए बन गया क्योंकि इसके पीछे की जो वजह रही कहीं ना कहीं वो ये रही कि शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, स्वास्थ्य का व्यापारीकरण हो गया, और इसी वजह से साहित्य का भी व्यापारीकरण हो गया। दादा, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और अब मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। तो दर्शकों, ये हमारी कड़ी अब समाप्त होने का समय हो गया है। अगले हफ्ते मैं फिर लेकर आऊँगी किसी बहुत ही जानी मानी प्रसिद्ध हस्ती को, और हम मिलकर जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनके साहित्य से जुड़ी हुई, उनकी रचनाओं को सुनेंगे उन्हीं के द्वारा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है।